Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Hello dear friends, welcome to Target Education. So basically in today's video we are going to discuss about the second tool which is used for the evaluation of central tendency of the collected data. It could be a group data, it could be a ungrouped data, and the tool which we'll be discussing in today's lecture is gonna be median. ध्यान देना, इससे पहले मैंने दो वीडियोस में एक सबसे सुपीरियर टाइप ऑफ टूल विच इज यूज फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेशन मीन के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन मैंने उसको ये बताया था वहां पर कि मीन जो है बाकी जो दो बचे हुए टूल्स होंगे चाहे मीडियन या फिर मोड से एक क्या है सुपीरियर टूल है किसके लिए, सेंट्रल टेंडेंसी के कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज में ये देखा गया है कि मीडियन इज फाउंड टू बी मोर एफिशिएंट देन द मीन। तो मीडियन के पूरे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने से पहले मैं एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेता हूं और वहां ये प्रूव करने की कोशिश करता हूं कि उस प्रैक्टिकल सिनेरियो के लिए आप मीन निकालें और मीडियन निकालें तो आपको ये पता चलेगा मीडियन होगा वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल इटसेल्फ, ठीक है। तो मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। बाय द वे एग्जांपल कुछ मैं अपने एक न्यूक्लियर रिएक्टर का लेता हूं, जैसे मैं बीएआरसी में वर्क किया हुआ हूं। सो आई एम गोइंग टू टेक अ रिएक्टर्स प्रॉब्लम। बाय द वे आपके पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, लेट्स टेक दिस इज व्हाट योर न्यूक्लियर रिएक्टर इज। अब बाय द वे ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर वेसल है जहां फिजन रिएक्शन चल रहा है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, आप ये मान के चलो एक वेसल है और वेसल के अंदर मुझे क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है। तो वेसल के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मैंने क्या किया है, 3 टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस लगाए हैं। बाय द वे ये मेरा फर्स्ट टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है, ये बाय द वे मेरा सेकेंड टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है और ये मेरा क्या है, थर्ड टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है। यहां से मैंने क्या किया है, इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर को कहां तक लेके आया है, अपने कंट्रोल रूम तक लेके आया है। कंट्रोल रूम में क्या होगा, बेसिकली कंट्रोल रूम इज अ रूम जहां क्या होता है, मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए क्या पर्पस में यूज होता है। बाय द वे ये क्या है, आपके पास एक कंट्रोल रूम है जहां क्या लगा हुआ है, पीसी लगा हुआ है। दिस इज व्हाट योर पीसी इज, ठीक। तो ये तीनों के तीनों क्या है, आपके पास टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट्स जो है वो कहां कनेक्टेड है, आपके कंट्रोल रूम में कनेक्टेड है। अब यहां एक चीज ध्यान देना, बाय द वे मैं एक सिचुएशन अज्यूम करके चल रहा हूं कि वेसल के अंदर जो टेम्परेचर है वो कुछ कितना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये तीनों के तीनों क्या है, टेम्परेचर सेंसर हैं। बाय द वे एक एग्जैक्ट 500 मेजर कर रहा है, एक 501 मेजर कर रहा है, एक 49 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर कर रहा है। तो एक चीज ध्यान देना, जितने भी टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस होते हैं उसमें कुछ 1-2% का जो क्या होता है, मार्जिन होता है सेंस में, और वो दैट इज अकोमोडेबल। उसमें कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है कि अगर 4-5 डिग्री के अगर टेम्परेचर में अगर आप क्या करते हैं, डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते, दैट्स वेल एंड गुड। तो तीनों क्या है, अलग अलग सेंसर्स हैं, अलग अलग सेंसर्स जो क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर सेंस कर रहे हैं। एक एग्जैक्टली 500 सेंस कर रहा है, एक थोड़ा विद एरर 501 सेंस कर रहा है और एक विद एरर 499 सेंस कर रहा है। यार एक चीज बताना मेरे को, ये तीनों के तीनों डेटा कहां गए, आपके कंप्यूटर सिस्टम तक गए। अब टोटल कंप्यूटर सिस्टम के पास कितने इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स हैं। ये इनपुट कितना है, 499, ये इनपुट कितना है, 501 और ये इनपुट कितना है, 500। तो कायदे से इस कंप्यूटर सिस्टम में अगर मुझे टेम्परेचर का डिस्प्ले करना है तो ये टेम्परेचर का डिस्प्ले इस तीनों डेटा में से कौन से डेटा को पिक करके ये टेम्परेचर को डिस्प्ले करेगा आपके कंप्यूटर में। डेफिनेटली तीनों को तो डिस्प्ले नहीं करने जा रहा। अगर तीनों को डिस्प्ले करेगा तो जो कंट्रोल रूम में क्या बैठा हुआ होगा, इंचार्ज बैठा होगा, ही विल गेट अपसेट कि यार 3 टेम्परेचर के अलग अलग डेटा दिखाने से कहीं ना कहीं जो कंट्रोल रूम में जो बंदा बैठा हुआ होगा वो क्या करेगा, स्ट्रेस फील करेगा। तो मुझे 3 में से कौन सा डेटा यहां पर क्या करना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए। तो अब ये लगेगा सर, एक कम करो ना, जो 3 डेटा आया है ना, तीनों डेटा का एवरेज ले लो, 500, 501 प्लस 499। ये तीनों के तीनों क्या है, रॉ मोस्ट फॉर्म ऑफ डेटा है या फिर मैं ये बोल सकता हूं अनरूप्ड डेटा है। इनका क्या ले लो आप, एवरेज ले लो। एवरेज लेंगे तो क्या होगा, 500 और सबको ऐड करेंगे तो कितना है, 1500 डिवाइड बाय 3 कितना, 500। तो आप ये बोलोगे सर ये कंप्यूटर सिस्टम है, आप यहां प्यार से एक प्रोग्राम या एल्गोरिदम बना सकते हो जहां आप तीनों के तीनों जो टेम्परेचर इनपुट हैं उनका आप एवरेज लेके यहां क्या करोगे, डिस्प्ले करोगे। समझ में भी आता है। अब कुछ को ये भी टेंशन हो रहा होगा सर कि ये 3 अलग अलग आपने टेम्परेचर सेंसर क्यों लिया, एक क्यों नहीं ले लिया। यार कल के दिन ये पॉसिबिलिटी है कि बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स
कायदे से इसमें से कुछ एक सेंसर्स में क्या आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए। अगर इनमें से किसी एक सेंसर में प्रॉब्लम आ जाएगा, स्टिल आई वुड लाइक टू नो द टेम्परेचर इनसाइड द वेसल, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर रिडंडेंसी क्रिएट की है। या फिर मैं ये बोलूं कि मैंने 3 सेंसर लगा के किसकी टेम्परेचर सेंसिंग की रिलायबिलिटी इंक्रीज की है। तो 3 लगाने के पीछे कुछ नहीं है, सेफ्टी के लिए मैंने क्या लगाया, 3 लगाया है। देखना, अगर बाय द वे आपने इस 3 डेटा का एवरेज लिया है तो यहां तक तो देख के समझ में आता है सर, वेल एंड गुड। लेकिन अगर कल के दिन एक सेंसर इसमें फेल हो जाता है, और एक बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूं कि बाय द वे आपका जो वेसल रखा हुआ है और आपका जो क्या रखा हुआ है, कंट्रोल रूम रखा है, उसके बीच का डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है, और बीच में अगर इसमें से किसी भी एक वायर में क्या आ गया, ब्रीच आ गया, क्या आ गया, ब्रीच आ गया, या फिर मैं ये बोलूं क्या हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट होने के कई प्रैक्टिकल सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे हमारे केस में रेट बाइटिंग, चूहा काटना एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है किसी भी प्लांट में जाओगे तो। अगर बाय द वे इन तार में से किसी एक तार को अगर चूहे ने अगर काट लिया, तब आपके पास टोटल कितने डेटाज अवेलेबल हैं, यहां पर 2 डेटाज अवेलेबल हैं, और ये जो डेटा है फॉर द टाइम बिंग ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि वहां से कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। अब बाय द वे ये कंप्यूटर सिस्टम में आपने एल्गोरिदम डिजाइन किया है कि तीनों के तीनों डेटा का क्या करना है, इसने एवरेज लेना है। तो पहला डेटा अभी भी कितना है देखेंगे, पहला डेटा ये जो अब पहले 500 था वो कितना हो चुका है, 0। दूसरा डेटा जो 501 था वो 501 है, और तीसरा डेटा कितना है, 499 है। अभी भी यहाँ टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, 3। अगर आपने इसका एवरेज ले लिया तो ये बवाला होने जा रहा है। कैसे? इफ आई टेक एवरेज ऑफ इट, इट्स गोना बी 501 प्लस 499, दैट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 3, और ये होगा कुछ तो इसका मतलब अगर आपने कंप्यूटर को डिजाइन किया है मीन के लिए, तब यहां डिस्प्ले क्या होगा, 333.33, जबकि ऑलरेडी आपका जो क्या है वेसल का टेम्परेचर है वो कहां है, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो अब एक चीज बताएंगे कायदे से अगर आपको वेसल का क्या करना है, टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, 3 अगर आपने क्या लगाया, टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस लगाया, लगाओगे ही। क्यों? क्योंकि अगर एक सेंसर अगर फेल हो जाता है, स्टिल आप ये नहीं चाहोगे कि आप क्या करें, टेम्परेचर को मेजर ना कर पाए अपने वेसल्स की, कल के दिन सेफ्टी का भी क्या आएगा, इश्यूज आएगा। उस केस में आपको लगता है कि एवरेज विल बी अ गुड टेक्निक फॉर गेटिंग द सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर एवरेज एक अच्छा टेक्निक होगा का यहाँ टेम्परेचर डिस्प्ले करने का? बिल्कुल नहीं। इसमें से अगर एक भी फेल कर जाता है तो पता चल रहा है कि एक्चुअल टेम्परेचर यहाँ 500 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपका कंप्यूटर डिस्प्ले कर रहा है कितना, 333.33 और 333.3 प्राइम और बार। तो इस प्रॉब्लम को आप एक्चुअली में सही तरीके से कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से ये समझ में आता है कि सर मीन जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा एल्गोरिदम नहीं होगा। किसके लिए? अगर 3 टेम्परेचर सेंसर हैं, उसको यूज करके यहां एक एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द वेसल को क्या करने का, डिस्प्ले करने का। तो बेहतर तरीका क्या हो सकता है? बेहतर तरीका ये हो सकता था, जितने भी टेम्परेचर यहां पहुंच रहे हैं ना, आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करो, अरेंज करो। देखो यहां क्या टेम्परेचर पहुंचा है, एक तो फेल कर गया है 0, असेंडिंग ऑर्डर में दूसरा क्या पहुंचा 499, और तीसरा क्या पहुंचा 501। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और इसका जो मिडिल मोस्ट डेटा है ना उसको पिक कर लो। तो उससे होगा क्या बेनिफिट ही पता है? जो भी इरोनियस डेटा है वो कहां चले जाएंगे, या तो एक्सट्रीमली लेफ्ट में चले जाएंगे, और कल के दिन कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं कि बाय द वे अगर एक सेंसर फेल कर गया और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दिखा रहा है तो कहां चला जाएगा, एक्सट्रीम राइट में चला जाएगा। और अगर आप मिडिल मोस्ट डेटा पिक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक चीज तो समझ में आ रहा है कि आपने इरोनियस डेटा को क्या किया है, ड्रॉप किया है। और आप ये बोल रहे हैं कि अब मेरा जो टेम्परेचर का डिस्प्ले होगा ओवर द कंप्यूटर वो क्या होगा, 49 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज क्वाइट गुड, विच इज वेरी नियर टू दी 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 4-5 डिग्री का एज सच कोई इशू नहीं होता। क्यों? क्योंकि खुद 500 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 4-5 डिग्री ऊपर नीचे भी होता है तो परसेंटेज यूज टू बी वेरी स्मॉलर। तो एक चीज ध्यान देना, आपको क्या लगता है कि कायदे से न्यूक्लियर रिएक्टर से अगर आप 3 टेम्परेचर सेंसर्स के थ्रू डेटा लेके अगर आप टेम्परेचर को डिस्प्ले कराना चाहेंगे अपने कंट्रोल रूम में, तो उन 3 डेटा का आप मीन निकालेंगे। और ये क्या हो रहा है, आपने डेटा को पहले क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैक किया और मिडिल मोस्ट डेटा को पिक किया है, जिसको मैं बोलता हूं मीडियन निकालेंगे। यार मेरे न्यूक्लियर रिएक्टर में मुझे क्लियर है कि लोगों ने क्या किया था, मीडियन निकाला था।
उससे होगा क्या कि कल के दिन जो भी इरोनियस डेटा है वो क्या हो जाएंगे, साइडलाइन हो जाएंगे। तो जैसा मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू कैलकुलेट द मीन, लेकिन इस केस में जो आपके पास कलेक्टेड डेटा है उसका मीडियन निकालना क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? सो एज आई सेड, सम टाइम मीडियन इज ऑल्सो गुड, सम टाइम मोड इज ऑल्सो गुड, हाँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द मीन इज यूजफुल। तो आपके साथ एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आ गया है। अब मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो को बिल्कुल क्या करता हूं, फ्रीज करता हूं। अब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो बिल्कुल और बिल्कुल होगा मैथमेटिकल। तो आपको क्या करना पूछेगा, अगर प्रॉब्लम पूछेगा आपकी गेट में, तो आपसे मीडियन निकालने के लिए पूछेगा किसी भी सेट ऑफ कलेक्टेड डेटास के लिए। मैंने पहले भी देखा था सेट ऑफ कलेक्टेड डेटास दो टाइप के हो सकते हैं, या अनग्रुप डेटा हो सकता है या क्या हो सकता है, ग्रुप डेटा। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं किसका, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑब्वियसली ऑफ मीडियन, जिसको मैं बोलने जा रहा हूं एमडी। और इसमें मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अनग्रुप्ड डेटा या फिर मैं बोलूं द रॉ मोस्ट फॉर्म ऑफ डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा को आप सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी डेटाज हैं उनको आप स्टैक करेंगे। देखें यहां समझ में तो आ गया होगा, स्टैक करेंगे कहां, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा अनग्रुप्ड डेटा को, वो होगा व्हाट, ये होगा स्टैक ऑल ऑफ द व्हाट अनग्रुप्ड डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, मुझे स्टैक करना है। चलो कर लिया बाय द वे, मैंने ले लिया x1 x2 x3 टिल xn, सबको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो जो भी डेटा होगा आप उनको क्या करोगे, सबसे पहले रीअरेंज करोगे सच दैट दे मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, उसमें से कुछ डेटा अगर क्या हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब कंडीशन कुछ ऐसी होगी। तो आप क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे या अरेंज करेंगे। अब इसका मीडियन जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, मिडिल मोस्ट डेटा। जो यहां अपन ने क्या किया, बेसिक अप्रोच यूज किया। तो मीडियन जो होने जा रहा है विच इज नथिंग बट इफ द डेटास आर अरेंज्ड इन असेंडिंग फॉर्म देन द मिडिल मोस्ट डेटा इज नथिंग बट द मीडियन ऑफ दैट सेट ऑफ डेटा कलेक्शन। तो इसका क्या करना है, मुझे मिडिल मोस्ट डेटा क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो मिडिल मोस्ट डेटा का क्या मतलब होता है, अगर बाय द वे आपके पास 3 डेटा हुए तो दूसरा जो होगा वो मिडिल मोस्ट डेटा है। अगर आपके पास 5 डेटा हुए तो जो तीसरा है वो आपका मिडिल मोस्ट डेटा है। अगर आपके पास 7 डेटा हुए तो आपका जो 4 होगा वो क्या होगा, मिडिल मोस्ट डेटा होगा। यही होने जा रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 3 है तो क्या होगा, 2 होगा। अगर 3 है तो क्या होगा, 2 होगा। देखेंगे, समझेंगे। अगर आपके पास 3 क्या है, डेटाज हैं, तो ये क्या होगा, आपका मीडियन होगा। अगर आपके पास 5 हैं तो ये क्या होगा, आपका मीडियन होगा। डेफिनेटली इनको असेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट करना है या सेटल करना है। अगर बाय द वे आपके पास इससे ज्यादा है, 7 हैं बाय द वे, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो आपका 4 होगा वो क्या होगा, आपका मिडिल मोस्ट डेटा होगा। देख के समझ में आ रहा है कि सर इसके पहले 3, इसके बाद 3, इसके पहले 2, इसके बाद 2, इसके पहले 1, इसके बाद 1। मिडिल मोस्ट डेटा निकालना बड़ा आसान है। कब, जब आपके पास नंबर ऑफ जो क्या हो, ऑब्जर्वेशंस जो हो वो क्या हो, ऑड हो। तो ऑड के लिए क्या किया आपने, एक चीज ध्यान देना, 3 के लिए जो मिडिल मोस्ट डेटा है वो कितना है, 2 है। सिमिलरली 5 के लिए जो मिडिल मोस्ट डेटा आया, 3 के लिए मिडिल मोस्ट डेटा जो आया वो क्या आया, 2 आया। सिमिलरली 5 के लिए जो मिडिल मोस्ट डेटा आया वो क्या आया, 3 आया। तो ओवरऑल मैं इसको क्या कर सकता हूं, जनरलाइज कर सकता हूं। तो अगर बाय द वे अनग्रुप डेटा में अगर आपने मीडियन निकालना है और अगर n की वैल्यू क्या है, ऑड, ये पहला कंडीशन ले रहा हूं मैं। n की वैल्यू क्या है बाय द वे, ऑड, ये मैं ले रहा हूं आपका पहला कंडीशन। इफ आई एम टेकिंग द फर्स्ट कंडीशन, अगर n ऑड है तो जो आपका मीडियन होगा वो क्या होने जा रहा है, x ऑफ n। देखो यहां अगर बाय द वे अच्छे समझने की कोशिश करना आप, अगर बाय द वे 5 है तो आपका मिडिल मोस्ट टर्म क्या है, 3 है। अगर 3 है तो आपका मिडिल मोस्ट टर्म क्या है, 2 है। अगर आपके पास n ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आपका मिडिल मोस्ट टर्म जो होगा वो कितना होगा, n + 1/2th टर्म। सो आपका जो मीडियन होगा वो होने जा रहा है x ऑफ n + 1/2 टर्म। तो ये बेसिकली मैं बोल सकता हूं, अगर यहां n कितना है, 3 है, तो आपका जो मीडियन होने जा रहा है वो कितना होने जा रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका x2। सिमिलरली अगर आपका n कितना है, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 1 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी, अग्रीड।
लेकिन एक चीज ध्यान देना, इफ अगर क्या है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इन्वॉल्व इन योर रॉ डेटा, इफ इट इज इवन, अब इवन के साथ पंगा क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके ही देख लूं। बाय द वे इवन डेटास का सेट ऐसा है कुछ x1, x2, x3, x4, तो इसमें आप मिडिल मोस्ट डेटा क्या नहीं कर सकते, पिक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये जरूर बोल सकते हो सर मिडिल मोस्ट डेटा x2 भी है और क्या है x3 भी है, तो मैं क्या करूंगा x2 और x3 दोनों को पिक कर लूंगा और उनका क्या कर लूंगा, एवरेज ले लूंगा। तो इसके लिए अगर मैं क्या करूं, एक जनरलाइज फॉर्म बनाने की कोशिश करूं, तो कायदे से अगर आपके पास नंबर ऑफ क्या है ऑब्जर्वेशंस अगर इवन है, तो आप किसको किसको पिक कर रहे हैं, x2 बोलने से 4 का डिवाइडेड बाय ऑफ 2, सिमिलरली 3 बोलने से 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय ऑफ 2। इसका मतलब अब यहां जो मीन होने जा रहा है, ये सॉरी मोड जो होने जा रहा है, md विल बी इक्वल्स टू ऑफ x ऑफ n by 2th टर्म प्लस ऑफ x ऑफ n प्लस 2 डिवाइडेड बाय ऑफ 2th टर्म। और ये दोनों डेटा का आपने क्या करना है, बेसिकली एवरेज लेना है। ठीक है, तो ये जो होगा इक्वेशन ट्रू है जब आपका n क्या है, ऑड है, और नीचे का इक्वेशन ट्रू होगा जब n क्या है आपका इवन है। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, अनग्रुप डेटा के बारे में। तो बेसिकली वही चीज तो कर रहा था जो मैं अभी न्यूक्लियर रिएक्टर में टेम्परेचर को क्या कर रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा था और उसके मिडिल मोस्ट डेटा को पिक कर रहा था। तो पिक तब कर पाओगे एग्जैक्टली जब आपके पास नंबर ऑफ क्या हो, डेटास जो वो ऑड हो, आप एग्जैक्टली पिक कर पाओगे मिडिल मोस्ट डेटा। लेकिन नंबर ऑफ डेटास अगर इवन है तो आपके पास 2 डेटास आएंगे जिसको मैं बोल सकता हूं मिडिल मोस्ट डेटास, उनका मुझे क्या करना है, केवल एवरेज निकालना है। ऐसा क्लियर है। चलो एक एग्जांपल अगर मैं लेके अगर इसको क्या करूं, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं। इफ आई टेक एन एग्जांपल अगर लेते हैं, मुझे निकालना है मीडियन। बाय द वे डेटा है 2, 4, 5 एंड 3। चलो एक डेटा और ले लो, लेट्स टेक 1। तो यार सबसे पहली बात, अगर इस डेटा का आपने क्या निकालना है, मैंने पहले भी बोला मीडियन निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इन डेटा को क्या करोगे, स्टैक करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा वैल्यू है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4 और उसके बाद है कितना, 5। इस प्रॉब्लम में अगर मैं देखता हूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व, प्रॉब्लम में कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 कितने हैं टर्म्स इन्वॉल्व है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम में मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे, सो एज पर द फॉर्मूला यहां जो n है वो ऑड है या इवन है, डेफिनेटली n जो है वो क्या है, ऑड है। अगर n ऑड है तो यहां से मीडियन निकालना बड़ा आसान है, एंड दैट इज नथिंग बट आपको जो क्या करना होगा, डेटा पिक करना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ऑफ n दैट इज 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 2th टर्म विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ x ऑफ 3। ठीक है, तो अगर आप मार्क करेंगे इस पूरे के पूरे डेटा सेट में, तो ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, x3 है, x4 है और x5 है, विच हैव बीन अरेंज्ड इन द असेंडिंग मैनर। तो यहां से आपको केवल x3 पिक करना है और वो वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए, तो इसी सेंस में अपन क्या कर सकते हैं, एक नया सेट ऑफ अनग्रुप डेटा ले सकते हैं जहां नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व इन अनग्रुप डेटा क्या है, इवन है। चलिए उसके लिए भी ले लेते हैं कैलकुलेशन। चलिए एग्जांपल 2 ले लेता हूं मैं। एग्जांपल 2 कुछ ऐसा है, लाइक वी हैव टेकन अ डेटा 5, 3, 10 and 1. And again I need to get the median for this set of ungrouped data. Agreed? So what we are going to do over here, first we are going to stack the all collected data in ascending manner. Let's do that. So now we are going into the solution part of it. So here first is 1, then it will come 3, then it will come 5, then it will come 10. Or this is nothing but my first term, second term, third term, fourth term, which have been arranged in the ascending manner. Either they are greater than or equals to. They had to be either greater than or equals to. That means जो आपका बेसिक क्या है, ascending order का फॉर्मेट है, उसके फॉर्म में मैंने इनको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। इस प्रॉब्लम में आपको n की प्रॉब्लम भी n की वैल्यू भी क्लियरली गिवन है। n is how many? 1, 2, 3, 4. 4 number of datas are involved in this open data collection.
So which formula we had to use, whether the n is odd or n is even? So definitely this formula is used. या फिर सीधा सा तरीका है यार, बीच का कौन सा डेटा होगा, बीच का डेटा 3 भी है सर, 10 भी है, उठाओ दोनों को और क्या कर लो, उनका एवरेज ले लो। एक तरीका तो ये है। चलो फॉर्मूला बेस अगर जाते हैं तो इसका जो क्या होगा, मीडियन होगा, वो होगा x ऑफ n/2, दैट इज व्हाट 4/2th टर्म, प्लस ऑफ x ऑफ n+2, that is what 4/2 divided by of 2th term, divided by of 2, and which will be equals to of x 2th term plus of x 3th term divided by of 2। x of 2 कितना है, 3 है, प्लस कितना है, 5 है, डिवाइडेड बाय ऑफ 2 करेंगे, वैल्यू आएगी कितनी, 4। ठीक है, तो एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि कायदे से अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे निकालना है इफ द नंबर ऑफ डेटा कलेक्टेड इज फाउंड टू बी ऑड एज वेल एज व्हाट इवन। तो अब मैं मान के चलता हूं कि अनग्रुप डेटा का आप कभी भी मीडियन आसानी से निकाल लोगे। ऑल्दो गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एप्टीट्यूड में वंस इन अ व्हाइल पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो अगर बाय द वे अब मैं बात करता हूं एक नेक्स्ट केस की। अभी तक मैंने बात किया किसका, अनग्रुप डेटा का। अब मैं बात करने जा रहा हूं ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं, और न्यूमेरिकल से ही मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा कि बेसिक प्रोसेस क्या होगा और वहां से अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा। सो लेट मी टेक वन प्रॉब्लम। सो मैं एक प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं, ध्यान देंगे। द प्रॉब्लम इज, Here the class has been clearly given। मैंने पहले भी देखा है क्लास रन्स हो सकते थे सचिन के बैट से, बुमराह की बॉलिंग से विकेट्स हो सकते थे, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, एंड दिस डेटाज हैव बीन क्लियरली गिवन। इट्स अ 0 to 2, then 2 to 4, then 4 to 6, then 6 to 8, then 8 to 10, and their corresponding frequencies are given as 3, 5, 7, 2, 1। यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ेगी, सो आई एम कैलकुलेटिंग और राइटिंग हियर इटसेल्फ। सो इट्स गोना बी 3 plus 5 that's a 8 plus 7 that's a 15 plus 2 that's a 17 plus 1 that's a 18। ठीक है, दे आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करना है किसका, मीडियन का। तो यार एक चीज ध्यान देना, मीडियन के लिए जो क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, आप वो मेरे साथ लिखते जरूर जाएंगे। तो मीडियन के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा द फर्स्ट स्टेप, सिलेक्शन ऑफ द आइडियल क्लास। यार फंडामेंटल बिल्कुल सेम है, जो आपने अनग्रुप डेटा में किया था वही ग्रुप डेटा में कर रहे हो। तो यार आप सबसे पहली बात तो क्लास जो है वो है क्या, यहाँ पर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उनके रिपीटेशन है। तो यार एक चीज ध्यान देना, आप किस क्लास को पिक करने जा रहे हो, आप मिडिल मोस्ट क्लास को पिक करने जा रहे हो। जैसे यहाँ पर आपने मिडिल मोस्ट डेटा को पिक किया था, वैसे ही आप यहाँ का क्या कर रहे हो, मिडिल मोस्ट क्लास को पिक करने जा रहे हो। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज क्या होता है, सर यहाँ 1 2 3 4 5 क्लास है, तो मैं क्या करूंगा 4,6 को सिलेक्ट करूंगा। नहीं मेरे भाई, यहां ध्यान देना, 0 से 2 के बीच में ये कितना है, 3 बार है। अगर आप स्टैक भी करोगे तो 0 से 2 के बीच की वैल्यू, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 0 से 2 के बीच की वैल्यू को आधा आधा करके मैंने क्या ले लिया, 1 1 1 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। सिमिलरली 2 और 4 के बीच की वैल्यू 3 कितनी बार आया है, 3 3 3 3 3 5 बार आया है। 4 और 6 के बीच की वैल्यू क्या है, 5 होगी, कितनी बार आया है, 7 बार आया है। तो अगर आप इन सब को स्टैक करोगे तो इसका मिडिल मोस्ट डेटा कहां से पिक होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे अपन देखे कि सर आपके टोटल नंबर ऑफ क्लास जो थे वो 5 थे, तो मिडिल मोस्ट डेटा को, मिडिल मोस्ट अगर जो क्लास होगा अगर वही ही आपका आइडियल क्लास है तो मैं इसको क्या कर लूंगा, पिक कर लूंगा। नहीं, ध्यान देना, इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे n/2। n क्या है, सम ऑफ दी ऑल फ्रीक्वेंसीज। आप चाहो इनको एडअप कर लो तो ये हो जाएगा आपका n और समेशन ऑफ f कितना है, 18, विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एट द लास्ट क्लास, n/2। n/2 अगर आप इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हुआ, 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 9। अब आपको ये देखना है कि 9 जो है वो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल कर रहा है। देखो 8 तक का काम तो यहां निपट गया है, 8 के बाद से 15 तक का डेटा जो होगा वो कहां डिसाइड होने जा रहा है, या कहां अक्यूमुलेट होने जा रहा है, या कहां काउंट होने जा रहा है, ये अकाउंट होने जा रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 15। तो आपको ये पता चल गया है कि कायदे से जो 9 इज फॉलिंग अंडर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 15, हेंस द आइडियल क्लास विल बी दिस, आइडियल क्लास विल बी दिस। ये क्लियर है सबको। n/2 अगर 9 आया तब भी यही आइडियल क्लास होता, 10 आया तब भी यही आइडियल क्लास होता।
ये ध्यान देना, अगर कुछ केस में बच्चा मिस्टेक करता है, अगर n/2 की वैल्यू अगर 15 भी आई, मैं एक छोटा सा केस ले रहा हूं, 15 भी आई तभी आइडियल क्लास होगा। अगर बाय द वे n/2 की वैल्यू अगर 16 आती तो ये अकाउंट होता 17 के अंदर और ये क्या होता आपका आइडियल क्लास होता। एक और रैंडम अंडरस्टैंडिंग ले लो, अगर n/2 की वैल्यू अगर बाय द वे आ जाती कितनी 7, अगर 7 आ जाती तो ये क्या होता आपका आइडियल क्लास होता। क्यों? क्योंकि 7 किसके अंदर अकाउंट होगा, 8 के अंदर अकाउंट होगा। हाँ, अगर बाय द वे n/2 की वैल्यू 17 आ जाती तब आपका आइडियल क्लास क्या होता, ये होता। अगर n/2 की वैल्यू 17.5 आ जाती बाय द वे, तब आपका जो क्या होता आइडियल क्लास होता, वो होता आपका ये। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूज मत होना कि मिडिल मोस्ट क्लास को उठा के आपने क्या कर लिया, उसको आइडियल क्लास सिलेक्ट कर लिया। नहीं भाई, आइडियल क्लास का मतलब 0 से 2 बोले तो 1 कितनी बार स्टैक हुआ है, 3 बार, 1 2 3। 2 से 4 बोला जाए तो डेटा को बोल सकता हूं मैं कितना, 3, वो कितनी बार स्टैक हुआ है, 1 2 3 4 5। तो ये सब डेटा को जब स्टैक करोगे ना, तो इसमें ध्यान देना 0 से 2 केवल 3 बार है, ये 5 बार है, उसके बाद 7 बार है। उन सब में से बीच वाले डेटा को ही तो पिक करना होगा आपको। तो उस सिलेक्शन के लिए आप बेसिकली सीधे सीधे ये नहीं बोल सकते कि 3 क्लास हैं, बीच वाले क्लास को उठा लिए। यू हैव टू टेक n/2 एंड हियर इट इज अ 9। इसका मतलब ये जो होने जा रहा है, ये इसका आपका आइडियल क्लास होने जा रहा है, आइडियल क्लास होने जा रहा है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। आप छोटा सा एग्जांपल भी लिख लेंगे, ये क्लास नंबर 1 है, ये क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 4 है, क्लास नंबर 5 है। अभी मैं अगर इन जनरल अगर कल के दिन ये देखूं कि आपने एक प्रॉब्लम लिया, इसी प्रॉब्लम में अगर बाय द वे n/2 की वैल्यू अगर कितनी आ जाती, 4 आ जाती, तो कौन सा क्लास चूज करते आप, क्लास 2 को आप आइडियल क्लास लेते हैं। n/2 की वैल्यू अगर 8 आ जाती तो कंफ्यूजन होता है यहां पर। अगर बाय द वे n/2 आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अगर सीधे मैच करता है तो यू हैव टू सिलेक्ट द सेम क्लास एज द आइडियल क्लास। इस केस में क्या होगा, इट विल बी 2। अगर n/2 की वैल्यू अगर 16 आ जाती तो आपका जो आइडियल क्लास होता वो कौन सा होता, क्लास नंबर 4। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट। अग्रीड? तो सबसे पहले होगा सिलेक्शन ऑफ द आइडियल क्लास, जो हो चुका है मेरे लिए कौन सा क्लास, 3rd। ये होते ही नाउ वी विल बी यूजिंग अ फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन एंड द फॉर्मूला यूज टू बी, फॉर्मूला को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहां याद करने का कुछ नहीं है। L प्लस n/2 माइनस m डिवाइडेड बाई ऑफ f इंटू c। यहां क्लैरिटी अब मैं थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। यहां L क्या है, L जो है वो क्या है, आपके आइडियल क्लास का लोअर लिमिट है। L जो है लोअर लिमिट ऑफ आइडियल क्लास। तो कायदे से आपने आइडियल क्लास तो फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी इनकाउंटर कर लिया है, तो ये जो आपका लोअर लिमिट है ना 4, ये होगा आपका L। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम के लिए जो L की वैल्यू है वो कितनी है, 4। ठीक, नेक्स्ट M ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबोव द आइडियल क्लास। तो आपने आइडियल क्लास तो ऑलरेडी क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया, उसके जस्ट पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इवेल्युएट होगी एज ए आइडियल क्लास। तो इस प्रॉब्लम में डेफिनेटली जो 8 है वो क्या है, m के बराबर है, m। ठीक, l खत्म हो गया, n तो आपको पता ही है, व्हाट इज द n ओवर देयर, n is nothing but sum of the frequency डेफिनेटली इस प्रॉब्लम के लिए n कितना है, 18 है। m कितना है इस प्रॉब्लम के लिए, 8 है। और लास्ट में है c, और c कुछ नहीं है, ये है आपका साइज ऑफ ईच क्लास। और वैसे भी एक चीज ध्यान देना, इसने केवल एक डेटा डिमांड किया है, इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड करके चल रहा है कि ईच क्लास में जो साइज होगा, दैट मींस द अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, वो क्या होने जा रहा है, फिक्स्ड होने जा रहा है।
और वही मैं आपको पहले भी बताया था, इसके लिए अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट की अगर बाय द वे सब्सट्रैक्शन की वैल्यू अगर क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है क्लोज तो है ही है, किस टाइप का होगा, ग्रुप्ड क्लोज डेटा होगा। ठीक है, तो ये किस टाइप का डेटा कलेक्शन होगा यार, ये है तो ग्रुप्ड लेकिन किस टाइप का होगा, क्लोज ग्रुप। क्यों? बिकॉज द सी हैज टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ऑल क्लासेस। और इस प्रॉब्लम में आप कहीं से भी देख लो 2 - 0, 4 - 2, 6 - 4, एवरीवेयर इट इज व्हाट 2। अब ध्यान देना, इस प्रॉब्लम को इवेल्युएट या कैलकुलेट करने से पहले एक चीज और भी मैं इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा, जो मेरे लिए समझ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां लेके चलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, एमडी मीडियन की वैल्यू होगी क्या? मीडियन की वैल्यू आपने एल जो चूज किया है वो आइडियल क्लास से चूज किया है। मीडियन हमेशा क्या होगा, आपके आइडियल क्लास के लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में ही बैठा होगा, दैट इज फॉर श्योर। देखो, तो इसका मतलब कई बार अगर गेट में प्रॉब्लम पूछ लिया और आपके पास अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला रिकॉल करके उसमें डेटा फीड करने की जरूरत नहीं है। दैट वन थिंग इज क्वाइट श्योर कि कायदे से जो आपका मीडियन होगा इस प्रॉब्लम में किसके बीच में बैठा होगा, आपका लोअर लिमिट ऑफ द आइडियल क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ आइडियल क्लास। देख सकते हैं कैसे, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले जो एल है वो क्या है, आइडियल क्लास का लोअर लिमिट है। ठीक, प्लस आगे n/2 एक क्या होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। m जो होगी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, f जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, c जो होगी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, दैट इज सो। ठीक, नेक्स्ट, अगर बाय द वे इसमें पूरे के पूरे कैलकुलेशंस में एक स्टेप और आगे जाओगे, आपको शायद ये क्लियर है कि नहीं, n/2 - m और f के बीच का एक सर्टेन रिलेशनशिप है। वो क्या है रिलेशनशिप, ध्यान देना, n/2 minus m will always be lesser than f or at worst it could be equals to of f। देखोगे कैसे, n/2 क्या है भाई, कुछ नहीं, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आधा किया। ठीक, m क्या है, थोड़ा समझना, जो आपने आइडियल क्लास चूज किया उसके जस्ट पहले की क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब आपने जो n/2 लिया है ये तो श्योर है, n/2 लिया है वो कहां आएगा, वो डेटा या तो 8 और 15 के बीच में हो सकता था और या एट वर्स्ट 15 हो सकता था। ठीक, अगर बाय द वे मैंने एक रैंडम वैल्यू ली है, n/2 यहां कितना आया है, बाय द वे n/2 यहां 9 आया है। तो एक चीज ध्यान देना, ये जो आपका n/2 होगा वो हमेशा इन दोनों डेटा के बीच का एक डेटा होगा और एट वर्स्ट क्या हो सकता है, यही एक डेटा हो सकता है। तो अगर बाय द वे मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि अगर जो n/2 डेटा जो है इन दोनों के बीच का डेटा है, आपने उनको सब्सट्रैक्ट किससे किया है, m से सब्सट्रैक्ट किया है। तो अगर बाय द वे इन दोनों में से किसी भी एक बीच का डेटा, बाय द वे मैंने n/2 को 9 ले लिया है, 9 को अगर 8 से सब्सट्रैक्ट करोगे भी तो ये वैल्यू कितनी आई, 7 आई। लेकिन जो नेक्स्ट डेटा है 15 वो 8 और 7 का एडिशन है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है भाई मेरे कि n/2 - m जो होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किससे, f से। और एट वर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। कब, बाय द वे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि कायदे से आपने n/2 निकाला और वो 15 आ गया, तब भी आप जो क्लास सिलेक्ट करेंगे वो यही सिलेक्ट करेंगे। उस केस में ध्यान देना, n/2 कितना आ गया, 15 आ गया, माइनस m जो है वो कितना है, 8 है। ठीक, उस केस में n/2 माइनस ऑफ m जो है वो क्या हो गया, बराबर हो गया f के। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक, अगर बाय द वे ऐसा आपका सिनेरियो है तो इससे एक कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूं, इन दैट केस n/2 माइनस ऑफ m डिवाइडेड बाय ऑफ f वो क्या हो सकता है, हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा और एट वर्स्ट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक, आ रही क्लैरिटी समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि L में जो क्वांटिटी एडअप होने जा रही है वो C का कुछ मल्टीप्लायर फैक्टर है और C का जो मल्टीप्लायर फैक्टर है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में है। अगर ये 0 से 1 के बीच में है और जो C है वो कुछ नहीं है, क्लास का क्या है, विड्थ है, जो L से क्या होने जा रहा है, ऐड होने जा रहा है। यहां क्लास का विड्थ कितना है, 2 है। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इसको मैंने लिख लिया L प्लस यहां जो फैक्टर आया वो, और C की वैल्यू कितनी है, 2। इसका मतलब लोअर लिमिट में जब तक आप 2 ना जोड़ो तब तक अपर लिमिट तो जा ही नहीं सकते। और यहां जो क्या है मल्टीप्लायर फैक्टर है वो क्या है, 0 से 1 के बीच का एक मल्टीप्लायर फैक्टर है इंक्लूडिंग 1। तो इसका मतलब इन दोनों का एडिशन जो होगा वो कहीं ना कहीं आपके लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच की वैल्यू होगी।
आ रहा है समझ में? तो ये फॉर्मूला से भी आप बिल्कुल क्लियर रखना, फॉर्मूला देख के समझ में आता है सर एल जो है वो क्या है, आपके आइडियल क्लास का लोअर लिमिट है, और ये जो फैक्टर है, ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो क्या होगा, आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट के सब्सट्रैक्शन से बीच की वैल्यू होगी। इसका मतलब इन दोनों का जो एडिशन होगा वो हमेशा फॉल करेगा किसके बीच में, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच की वैल्यू। तो यहां से फॉर्मूला याद करना भी थोड़ा सा क्या हो गया, आसान हो गया। अब कुछ नहीं करना है यहां पर, मुझे केवल डेटाज रखने हैं, और डेटाज रख के यहां क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। सो लेट्स डू दैट। तो ये वैल्यू जो होगी एल जो है, एल जो है वो है 4, देख लेते हैं। जो एल है वो कितना है 4, n/2 बोलने से कितना हो गया, इस प्रॉब्लम के लिए n 18 है तो ये होगा 9, m जो है इस प्रॉब्लम के लिए कितना है 8, f जो है वो क्या है, हाँ सॉरी f के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, f जो है वो क्या है, करंट फ्रीक्वेंसी। करंट फ्रीक्वेंसी इस प्रॉब्लम के लिए कितनी है मेरे भाई, करंट फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, ये होगा 7, और ये जो है वो कितना है 4 - 2, दैट विल बी 2। तो आप यहाँ से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये होगा 9 - 8 दैट्स 1 into 2 that's 2 divided by of 7, so it's gonna be 4 plus 2 divided by 7। so यहाँ से जो आंसर आ रहा है that is equals to of 4.28571। so I think you'll have the fair idea कि कायदे से मीडियन से अपन को डील कैसे करना है और मीडियन कब यूजफुल होता है। फॉर्मूला को ऐसा बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने इसको बाइफरकेट करके भी बता दिया है कि ये जो फैक्टर होगा वो हमेशा 0 से 1 के बराबर होगा, और एट मैक्स क्या हो सकता है 1 हो सकता है। तो इसका मतलब जो क्या होगा, आपके पास एडिटिव फैक्टर होगा एल से, वो हमेशा क्या होगा, आपके स्पैन ऑफ दी क्लास से हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब आप लोअर लिमिट में कुछ ऐसी वैल्यू जोड़ोगे जो डेफिनेटली आपके वैल्यू को कहां फॉल कराएगा, 4 और 6 के बीच में। तो ये ध्यान रखने से आपको फॉर्मूला भी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। और कल के दिन गेट में अगर बाय द वे ऐसे डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम आए कि बाय द वे इसका आंसर अगर आपको दे दिया कुछ 4.2857 और एक दे दिया 9 और एक दे दिया 10 और एक दे दिया 11.2, तो मुझे तो ये पता है कि आपका जो आइडियल क्लास है वो अगर क्या है, डेफिनेटली ये है, तो इसका जो मीडियन होगा 4 और 6 के बीच में आएगा। सो आंसर आप ये भी लगा सकते हैं। इस पार्ट क्लियर? तो चलिए मीडियन खत्म होते ही अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा मोड के बारे में। थैंक यू वेरी मच।